स्टडी विद ट्रस्ट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट पोइम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस पोइम का टाइटल है द सोलिटरी रीपर और जिसके पोइट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक इरा के वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोइट में से एक माने जाते हैं, या फिर हम ये कहें कि जो रोमांटिक इरा है उसकी शुरुआत ही विलियम वर्ड्सवर्थ का जो कलेक्शन आया था 1798 में, उसके बाद हुई है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम है द सोलिटरी रीपर। इस पोइम को आज हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस पोइम का बैकग्राउंड क्या था, इसकी डिटेल में समरी भी जानेंगे, इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स वगैरह हैं, कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें आज हम अच्छे से इस पोइम में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोइम के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। विलियम वर्ड्सवर्थ, अ सेंट्रल फिगर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट who wrote Solitary Reaper in 1805. It was published in 1807 in poems in 2 volumes. तो जैसा कि मैंने बताया, विलियम वर्ड्सवर्थ क्या एक सेंट्रल फिगर माने जाते हैं रोमांटिक इरा के, जो इंग्लिश लिटरेचर में एक टाइम पीरियड आता है जिसको आप रोमांटिक इरा बोलते हैं। तो उसके ये एक सेंट्रल फिगर थे। इन्होंने 1805 में जो सोलिटरी रीपर है अपनी ये पोइम लिखी थी, लेकिन ये पब्लिश हुई थी 1807 में। और इनका एक कलेक्शन था, पोइट्री कलेक्शन, जिसका टाइटल था पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स। इस कलेक्शन में जो ये पोइम है फर्स्ट टाइम क्या है पब्लिश हुई थी 1807 में। द पोइम वाज इंस्पायर्ड बाय वर्ड्सवर्थ टूर ऑफ स्कॉटिश हाईलैंड्स इन 1803 विद हिज सिस्टर डोरोथी एंड सैमुअल टेलर कोलरिज, यानी कि एस टी कोलरिज। तो क्या है कि दोस्तों, ये जो पोइम है ना, ये वर्ड्सवर्थ का एक, उन्होंने जो स्कॉटलैंड एक कंट्री है, वहाँ पर ये अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ और इनके साथ दूसरे जो फेमस पोइट थे रोमांटिक इरा के, इनके ही साथी थे एस टी कोलरिज। तो ये अपनी सिस्टर और एस टी कोलरिज के साथ जब स्कॉटलैंड घूमने गए थे 1803 में, तो वहाँ एक इंसिडेंट हुआ था, जिस इंसिडेंट से इंस्पायर होकर इन्होंने क्या है अपनी ये पोइम है लिखी थी। द पोइम रिफ्लेक्ट वर्ड्सवर्थ romantic ideals emphasizing nature, emotion, imagination and the beauty of ordinary life। अब ये जो पोइम है ना, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के जो रोमांटिक आइडियल्स थे, यानी कि जो इनकी ये लगा लो कि पॉलिटिकल फिलोसफी है, जिसको बेस बनाकर ये अपनी पोइम्स लिखते थे। जो रोमांटिक इरा था उसमें क्या था कि सारे के सारे जो पोइट है ना, वो नेचर की वर्शिप कर रहे थे। एक तरीके से वो नेचर को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते थे। तो सिमिलरली ये जो पोइम है द सोलिटरी रीपर, ये भी इसी चीज़ पर एम्फेसाइज करती है, नेचर पर, इमोशंस पर, जो इमेजिनेशन पावर और जो ब्यूटी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ है, यानी कि जो कंट्री साइड लाइफ है, जो साधारण जो ग्रामीण एक जो तौर तरीके होते हैं जीवन के, तो ये सारी के सारे इस पोइम में अपने को देखने को मिलेंगे। अब हम पोइम की समरी से पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। द पोइम कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेंजास ईच कंटेनिंग 8 लाइन्स, यानी कि 4 स्टेंजा और हर एक स्टेंजा में 8-8 लाइन है। और हर एक स्टेंजा की अगर हम राइम स्कीम की बात करें तो ए बी सी डी, यानी कि लास्ट में क्या है कपलेट है, ए बी सी डी, इस तरीके से जो हर एक जो स्टेंजा उसकी राइम स्कीम रहती है। द पोइम इज़ प्राइमरली यूजेस आइएम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। ये थ्रू आउट द पोइम क्या है इसमें यूज़ किया गया है। हाउएवर देयर आर ओकेजनल वेरिएशंस, यानी कि इसमें कुछ वेरिएशंस भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके माइंड में होनी चाहिए, जो आपके लिए क्या है समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद अब हम इसके क्या है 1 बाय 1 करके सारे जो स्टेंजास हैं उनकी समरी देखते हैं कि हर एक स्टेंजा में वर्ड्सवर्थ ने क्या चीज़ बताने का जो प्रयास है वो किया है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं। इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द सोलिटरी रीपर वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब हाउ द रीपर वाज सिंगिंग ऑल अलोन। अब सोलिटरी का मतलब क्या होता है अकेला, रीपर यानी कि जो किसी चीज़ की कटाई करता है। तो पहला जो स्टेंजा इस पोइम का, उसमें वर्ड्सवर्थ हमें क्या बताते हैं, हाउ द रीपर वाज सिंगिंग ऑल अलोन, यानी कि जो एक फसल काटने वाली लड़की थी, जो क्या है खेतों में काम कर रही थी, अपनी कटाई का काम कर रही थी, और वो क्या है एक बहुत ही क्या है मेलोडियस सा एक सॉन्ग गा रही थी, बहुत ही प्यारा सा क्या है सॉन्ग गा रही थी, और वो अकेली थी बिल्कुल। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज जर्नीज इन द कंट्री साइड ऑफ स्कॉटलैंड ही सा a highland girl working in the field all alone. She had no one to help her out in the field, so she was singing to herself। जैसा कि मैंने बताया कि ये स्कॉटिश हाईलैंड में गए थे, स्कॉटिश जो कंट्री साइड का जो इलाका था वहाँ गए थे घूमने डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ और एस टी कोलरिज के साथ।
तो वहाँ जब ये निकल रहे थे तो इन्होंने देखा था कि एक जो गर्ल है, एक जो लड़की है सोलिटरी रीपर, जिससे ये टाइटल भी लिया गया है, वो खेतों में काम कर रही है, फसल की कटाई कर रही है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। तो वो क्या है, एक सॉन्ग गा रही है, वो खुद से क्या है, एक सॉन्ग गुनगुना रही है। सो शी वॉज सिंगिंग टू हर सेल्फ, शी वॉज सिंगिंग विदाउट नोइंग दैट समवन वॉज लिसनिंग टू हर सॉन्ग। द पोइट डजंट वांट टू डिस्टर्ब हर सोलिट्यूड, सो रिक्वेस्ट द पासर्स वाइज गो विदाउट डिस्टर्बिंग हर। अब क्या है कि वो अपनी धुन में अपना काम कर रही थी, अपना जो सॉन्ग है, गीत है, उसको गुनगुना रही थी। तो उसको इस बात का एहसास नहीं था कि आसपास से कोई गुजर रहा है जो उसका जो क्या है कि जो मेलोडियस सा जो सॉन्ग है उसको सुन भी रहा होगा। तो पोइट भी क्या है, जो वर्ड्सवर्थ है, वो भी क्या है, उसके जो सॉन्ग है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो भी क्या है, खुद भी निकल जाते हैं और जो आसपास जो निकल रहे होते हैं उस रास्ते से, उनको भी कहते हैं कि इसको बिना डिस्टर्ब किए क्या है, चुपचाप निकल जाओ, ताकि वो अपने ही धुन में क्या है, लगी रहे। इसके बाद देखो सेकंड स्टेंजा आ जाता है। इन द सेकंड स्टेंजा द पोइट कंपेयर्स द यंग वुमेन सॉन्ग विद नाइटिंगेल एंड कुकू, द मोस्ट सेलिब्रेटेड बर्ड्स बाय द राइटर्स एंड पोइट्स फॉर द स्वीटनेस ऑफ वॉइस। अब ना यहाँ पर जो वर्ड्सवर्थ है ना, वो उस सोलिटरी रीपर के उस यंग गर्ल के सॉन्ग को दो बर्ड से कंपेयर करते हैं। एक तो जो नाइटिंगेल है, जो कोयल होती है, और जो दूसरा कुकू बर्ड है। ये दोनों ही बर्ड ना बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड बर्ड माने जाते हैं अपनी स्वीटनेस के लिए। जो मोस्टली जो राइटर्स हो गए, पोइट्स हो गए, वो इन्हीं दोनों वर्ड्स का क्या है, रेफरेंस देते हैं जब उन्होंने क्या है, बहुत ही ज़्यादा कोई स्वीटनेस, ऐसा मान लो किसी की साउंड को बहुत ज़्यादा स्वीट शो करना हो या उससे कंपैरिजन करना हो, तो वो इन्हीं का यूज़ करते हैं। सिमिलर चीज़ वर्ड्सवर्थ करते हैं, इन्हीं दोनों वर्ड से वो क्या है, उस यंग गर्ल के सॉन्ग को कंपेयर करते हैं, उसकी वॉइस को कंपेयर करते हैं। बट हियर ही कंप्लेन्स दैट नाइदर नाइटिंगेल नोर द कुकू सेइंग अ सॉन्ग दैट is as sweet as hers। अब वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ना तो नाइटिंगेल जो बर्ड है, ना कुकू बर्ड है, वो दोनों बहुत स्वीट डेफिनेटली सॉन्ग गाते हैं, लेकिन उतना स्वीटनेस उनकी साउंड में नहीं होता जितना उस यंग गर्ल की साउंड में है। यानी कि ये इन दोनों बर्ड से कंपेयर जरूर कर रहे हैं उसके सॉन्ग को, लेकिन साथ के साथ ये भी बता रहे हैं कि उसकी जो साउंड है वो मोर मेलोडियस है, मोर स्वीटनेस है उसकी साउंड में इन कंपेरिजन ऑफ दीज टू बर्ड्स। तो इस तरीके से जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो अपना कंपैरिजन भी करते हैं। इसके बाद इसी स्टेंजा में जो वर्ड्सवर्थ है वो जैसे इन दोनों वर्ड्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, तो वो एक बात कहते हैं कि उस यंग गर्ल का सॉन्ग मानो ऐसा हो विच सूट्स वेरी ट्रेवलर्स इन एन एरबियन डेजर्ट। यानी कि वो इतना मतलब मेलोडियस सॉन्ग था कि जैसे एरबियन डेजर्ट में जो अरब का रेगिस्तान है, वहाँ पर मान लो कोई ट्रेवलर निकल रहे हो और जो थके हारे जो ट्रेवलर है उनको वो शांति दे, इतनी मेलोडियस वो उसकी आवाज़ थी। तो इस तरीके से जो वर्ड्सवर्थ था उसके सॉन्ग को क्या है, अलग अलग चीज़ों से कंपेयर भी करते हैं। इसके बाद वो ही सिम्बॉलिकली पुट्स फॉर दैट हर वॉइस इज सो मेलोडियस एंड मोर देन दैट ऑफ टू बर्ड्स नोन फॉर देयर वॉइस। ये बात जो मैं पहले बता चुका हूँ कि उन दोनों बर्ड से कंपैरिजन तो ज़रूर करते हैं, लेकिन साथ के साथ वो ये भी बताते हैं कि उस गर्ल की वॉइस है वो मोर मेलोडियस है, उनसे भी ज़्यादा स्वीट है, उनसे भी ज़्यादा मेलोडियस वॉइस है। इसके बाद थर्ड स्टेंजा पर चलते हैं। In the third stanza of the Solitary Reaper, the poet depicts his plight over not understanding the theme or language of the poem. The poet couldn't understand the local Scottish dialect in which the reaper was singing. अब ना तीसरे स्टेंजा में क्या होते हैं, जो वर्ड्सवर्थ होते हैं वो थोड़ा सा मतलब ऐसे दुखी हो जाते हैं। वो ऐसा क्यों फील करते हैं, इसका एक रीज़न ये होता है कि जो यंग गर्ल थी वो अपना जो सॉन्ग गा रही थी वो स्कॉटिश डायलेक्ट में गा रही थी, जबकि वर्ड्सवर्थ को वो चीज़ क्या है, वो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। इसलिए वो उस सॉन्ग का जो पर्पज़ है या उसकी लैंग्वेज है या उसकी थीम है भी, मतलब वो किस तरीके का सॉन्ग था, इस चीज़ को वो समझ नहीं पा रहे थे। इसी चीज़ को लेकर वो थोड़ा सा दुखी भी थे। द स्पीकर वंडर्स अबाउट द कंटेंट ऑफ हर सॉन्ग, वेदर इट टेल्स ऑफ ओल्ड अनहैप्पी इवेंट्स, फेमिलियर सोरोज, लॉस और पेन। He speculated it might also be about everyday's matters, but notes that its meaning remain mysterious to him. अब ना वो सोचते हैं, अब उनको कुछ समझ तो आ नहीं रहा, लेकिन बस वो जो कहते हैं ना कि म्यूज़िक जो होता है उसकी कोई वो नहीं होती, लैंग्वेज नहीं होती, बस उनको वो बहुत ज़्यादा ऐसे मेलोडियस लग रहा है, लेकिन वो उसको समझ नहीं पा रहे। तो वो सोचते हैं क्या ये कुछ ऐसा सॉन्ग होगा जो पुरानी कहानियाँ बताता होगा,
कुछ अनहैप्पी इवेंट्स बताता होगा, या फिर लॉस या पेन की जो स्टोरीज़ है वो बताता होगा। इसके साथ साथ वो ये सोचते हैं कि हो सकता है कि ये जो सॉन्ग है ये एवरी डेज मैटर, यानी कि जो डेली के जो काम काज होते हैं, मैटर्स होते हैं, उनके बारे में बताता हो। लेकिन लास्ट में वो एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ भी हो जाए, इसका जो मीनिंग है वो वर्ड्सवर्थ के लिए मिस्टीरियस है, यानी कि उनकी समझ से परे है। वो इसकी थीम को, इसके मीनिंग या लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हैं। इसके बाद लास्ट एंड आ जाता है दोस्तों, द स्पीकर ऑब्जर्व द रीपर कंटिन्यूइंग हर वर्क एंड सॉन्ग विदाउट पोज, though he eventually moves on, the song lingers in his heart, leaving a lasting impression on his memory and imagination। अब जो स्पीकर है यानी कि जो वर्ड्सवर्थ है वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वो अपने काम में लगी हुई है, अपनी ही धुन में मस्त है और अपना जो सॉन्ग है वो कॉन्टीन्यूसली उसको क्या है गाई जा रही है। हालांकि जो वर्ड्सवर्थ है वो वहाँ नहीं रुक सकते, वो थोड़ी देर रुकते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन ये जो सॉन्ग है, ये जो मेलोडियस वॉइस थी ना, ये उनके हार्ट में एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ जाती है। तभी हम देखते हैं कि 1803 के बाद 2 साल बाद 1805 में उसी इंसिडेंट को याद कर कर उन्होंने ये जो पोइम है वो भी लिखी थी। तो इस तरीके से ये जो पोइम के चारों स्टैंजा हैं, इनमें अलग अलग जो चीज़ें हैं वो वर्ड्सवर्थ क्या है डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ तक समरी थी दोस्तों। इसके बाद हम इस पर थोड़ा सा क्रिटिकल कमेंट्री कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। द पोइम रिफ्लेक्ट वर्ड्सवर्थ रोमांटिक आइडियल सेलिब्रेटिंग द ऑर्डिनरी, द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। अब ये पोइम है ना, ये वर्ड्सवर्थ की जो रोमांटिक आइडियोलॉजी है, उनकी पोइटिक फिलोसफी है, उसको सेलिब्रेट करती है। यानी कि वो किस तरीके की पोइम लिखते थे, किस तरीके का जो आइडियाज़ थे उनको वो फॉलो करते थे, उन चीज़ों के बारे में बताती है। रोमांटिक इरा के ये जो पोइट थे तो ये क्या करते थे, ये नेचर की वर्शिप करते थे, एक तरीके से नेचर को आइडियलाइज़ करते थे। तो इस पोइम में भी इन्होंने देखा है कि जो ऑर्डिनरी थिंग्स होती है, जो कंट्री साइड की लाइफ होती है, जो ग्रामीण लाइफ होती है, जैसे ये उनको अपनी जो पोइम है उसमें क्या है एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सोलिटरी रीपर में अभी हमने देखा ये क्या है कि ये कंट्री साइड की एक लड़की है जो अपना खेतों में काम कर रही है, अपना कटाई का काम कर रही है और एक सॉन्ग गुनगुना रही है। बिल्कुल सिंपल सा, ऐसा कुछ इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कोई हाई फाई या फिर मतलब रॉयल लाइफ का इन्होंने जिक्र नहीं किया। इसके साथ साथ द पावर ऑफ इमेजिनेशन इसका भी ये जिक्र करते हैं। ये पोइम इस चीज़ को भी शो करती है। वर्ड्सवर्थ क्या है, उसकी जो वॉइस है उस लड़की की, यंग गर्ल की वॉइस को जो 2 सबसे स्वीटेस्ट जो साउंड होती है बर्ड्स की, उससे कंपेयर करते हैं और उससे भी क्या है मोर मेलोडियस बताते हैं। तो इस तरीके से इमेजिनेशन का भी कंसेप्ट आता है। इसके साथ साथ इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो पोइट्री की डेफिनेशन दी थी उसमें भी इन्होंने ये सेम वर्ड्स यूज़ किए थे, यानी कि जो इनके इमोशंस थे जो बाद में अपने माइंड में आते हैं। तो इस तरीके से ये जो पोइम है, जो वर्ड्सवर्थ की जो पोइटिक फिलोसफी है उसको क्या है तरीके से क्या है रिप्रेजेंट करती है, उसको रिफ्लेक्ट करती है। इसके साथ साथ जो ह्यूमन नेचर कैसा होता है, इन सारी चीज़ों को भी क्या है ये पोइम बताती है। इसके साथ साथ जो इमोशनल इम्पैक्ट है, किस तरीके से ह्यूमन इमोशंस होते हैं और वो फिर इमोशंस क्या सारे के सारे रिकलेक्टेड होते हैं और फिर आप उनको बेस बना करके अपनी जो पोइट्री है वो लिखते हैं। तो ये सारी बातें इस पोइम में देखने को मिलती है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसकी मेजर थीम्स की हम बात कर लेते हैं। कौन कौन सी मेजर थीम है? पावर ऑफ म्यूज़िक एंड आर्ट, जो पावर ऑफ म्यूज़िक है ये वन ऑफ द मेजर थीम है, क्योंकि इस पोइम का जो मेन बेस है वो क्या है, उसकी मेलोडियस वॉइस है। जो सोलिटरी रीपर काम कर रही है उसका सॉन्ग ही है और उसी का कंपैरिजन अलग अलग चीज़ों से वर्ड्सवर्थ करते भी हैं। नेक्स्ट है नेचर एंड ह्यूमैनिटी। नेचर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट थीम मिलेगी वर्ड्सवर्थ की। जितनी भी पोइम्स है उनमें मोस्टली पोइम्स में आपको नेचर है वो देखने को मिलेगी, उसका कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलेगा। तो सिमिलर इसी सोलिटरी रीपर में है। द रीपर इज़ डीपली कनेक्टेड टू द नेचुरल वर्ल्ड, वर्किंग इन हार्मनी विद द फील्ड एंड वैली। हर सॉन्ग ब्लेंड्स विद द लैंडस्केप रिफ्लेक्टिंग द रोमांटिक आइडियल ऑफ यूनिटी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। यानी कि जो सोलिटरी रीपर है, जो यंग गर्ल है, वो नेचर से जुड़ी हुई है, वो अपने उसी नेचुरल वर्ल्ड में क्या है खुश है, उसी में अपना काम कर रही है, जो सॉन्ग है उसको गुनगुना रही है। तो ये क्या चीज़ शो करता है, जो नेचर एंड ह्यूमैनिटी है उसका जो ब्लेंड है, उन दोनों को आपस में क्या एक तरीके से जोड़ने का काम करता है। तो ये अनदर इसकी मेजर थीम है। आगे देखते हैं इमेजिनेशन एंड मेमोरी। इमेजिनेशन का कंसेप्ट मैंने बता दिया, किस तरीके से वो इमेजिनेशन करते हैं कि जो यंग गर्ल है उसकी साउंड कितनी स्वीट है, उसको अलग अलग चीज़ों से कंपेयर करते हैं। मेमोरी का भी मैंने बताया अभी, जैसे पीछे आप डिस्कस कर रहे थे
तो ये सारा कंसेप्ट भी इसमें आता है। मेलनकली एंड सॉलिट्यूड ये भी इसकी अनदर थीम हो सकती है जिसको आप पॉइंट आउट यहाँ पर कर सकते हो। तो दोस्तों थीम्स डिस्कस करने के बाद हम आगे चलते हैं, पोइटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ ने कौन कौन से पोइटिक डिवाइसेस है जो इस पोएम में यूज़ किए हैं। इमेजरी का भरपूर यूज़ किया है। द विविड विजुअल एंड ऑडिटरी इमेजरी ब्रिंग्स द सीन टू लाइफ। ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने हो जब वो आप पोएम पढ़ते हैं, तो अच्छी जो एक हाई लेवल की इमेजरी है वो यूज़ की गई है। यहाँ पर मैंने अलग अलग जो लाइन्स है वो भी कोट कर रखी है, आप इनको पढ़ सकते हो। एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। एलिट्रेशन जो रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड होती है, जो रिदम होता है, वो आपको पता ही है। तो ये भी आपको बहुत जगह पर इसमें देखने को मिलेगा, तो ये भी आप इसमें देख पाओगे। एसोनेंस है। इसके अलावा जो पर्सोनिफिकेशन है